बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 10th सब्जेक्ट फिजिक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर 14 लाइट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। याद रहे ये टॉपिक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से कैसे बन के आ सकते हैं आपको साथ साथ बेटे यहाँ पे बताते जाएंगे। अगर आप पूरी तवज्जो से बैठेंगे, मेरी बातें गौर से सुनेंगे, समझेंगे, चीज़ें साथ साथ नोट करते जाएंगे तो टॉपिक आपका हर तरह से कवर हो जाएगा। फिर चाहे एमसीक्यू है, शॉर्ट है, वो आपको आता होगा। अगर आपको याद हो तो इससे पहले हम पिछले चैप्टर्स के अंदर वेव को डिस्कस करके आ रहे हैं। तो वेव क्या थी? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिर हमने चैप्टर 13 के अंदर साउंड को डिस्कस किया। साउंड भी क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आज हमारे पास चैप्टर 14 है लाइट। ये भी क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हम बेसिकली एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स को ही डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं बेटे। लाइट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की ही एक शक्ल है जो किसी एक्साइटेड एटम या मॉलिक्यूल से एमिट हुई होगी। और फिर बेटे यही वजह बनती है किसकी? सेंसेशन ऑफ विजन बाय द नॉर्मल ह्यूमन आई। भाई इसी लाइट की वजह से ही तो आप इर्द गिर्द सारी चीज़ों को देख पा रहे हैं ना। अगर ये लाइट ना हो, देखें अब लाइट नहीं है तो क्या आप देख पा रहे हैं? उसी लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से ही तो आपको सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो बेटे अगर आपको ये डेफिनेशन आसान लगती है तो ये आप पेपर में लिख सकते हो। अगर ये वर्डिंग आपको मुश्किल लगे, जो कि है नहीं, तो फिर आप ये बुक वाली डेफिनेशन भी कर सकते हो कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी की एक शक्ल है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव की सूरत में सफ़र करती है। एंड अलाउ अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, और जो कि हमें अपने इर्द गिर्द दुनिया को देखने में काबिल बनाती है। तो इस तरह से बेटे ये आसान डेफिनेशन भी आप कर सकते हो। तो 2 नंबर की अगर ये डेफिनेशन आती है व्हाट इज मीन बाय लाइट या डिफाइन लाइट, तो आप इन दोनों में से कोई एक डेफिनेशन करेंगे तो आपको 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अब अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करें। लाइट हैज़ डुअल नेचर। मतलब लाइट की अगर आपसे नेचर पूछ ली जाए कि भाई लाइट की नेचर क्या है, तो आप कहेंगे लाइट हैज़ डुअल नेचर, कि लाइट बिहेव करती है एज अ पार्टिकल भी और एज अ वेव भी। बहुत सारे आपके काम ऐसे हैं जो रुके पड़े थे, और बहुत से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप लाइट को एज अ पार्टिकल मान के चलते हो ना तो आपके काम हो जाते हैं। अब ये आगे सेकेंड ईयर के अंदर जाके आप पढ़ेंगे कि भी वो कौन से काम है, कौन से एक्सपेरिमेंट है जो रुके पड़े थे। तो जब आपने लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर किया तो वो तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट अच्छे तरीके से कामयाब हो गए और हमारे कई काम जो है ना वो आसान हो गए। इसी तरह से बहुत से साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग जब आप लाइट को एज अ वेव मान के चलते हो तो फिर भी आपके काफ़ी सारे काम हो जाते हैं। तो आज के इस चैप्टर नंबर 14 लाइट और टॉपिक के अंदर हम लाइट को एज अ वेव मान के चलेंगे। लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाए तो फिर नेचर में आपने डुअल नेचर ही सिलेक्ट करना है कि लाइट बिहेव करती है बेटे एज अ पार्टिकल और एज अ वेव। लेकिन इस चैप्टर के अंदर हम लाइट को एज अ वेव मान के चलेंगे। ये बात जहन में बिठा लें। क्लियर है यहां तक? चलें। आज का वैसे बहुत कुछ इसमें मैं बता सकता हूं, लेकिन ज़रूरत नहीं है आपकी बुक से, फिर हम बहुत बाहर निकल जाएंगे। तो बस इतनी बातें ठीक है जितनी मैंने आपको बता दी है। अब आ जाए जी हमारा टॉपिक नंबर 14.1 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन। इससे पहले आप साउंड की रिफ्लेक्शन, वेव की रिफ्लेक्शन पढ़ के आ रहे हो। सारा वही कॉन्सेप्ट है, हल्की फुल्की सिर्फ 1-2 अल्फाज इसके अंदर चेंज होंगे, बाकी डेफिनेशन, डायाग्राम सारा कुछ वही है, लॉज भी वही है। तो इसमें परेशान नहीं होना, टॉपिक आसान है, अपने आप को इजी रखें कि भाई यार ये तो हलवा टॉपिक आ रहा है। ठीक है, ले जी स्टार्ट करते हैं। पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करते हैं। कहता है व्हेन लाइट ट्रैवलिंग इन अ सर्टेन मीडियम, किसी एक खास मीडियम से लाइट ट्रैवल करती हुई आई, फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ अदर मीडियम, किसी दूसरे मीडियम की सरफेस पे उसने आके हिट किया, वो फॉल हुई, गिरी। अ पार्ट ऑफ इट टर्न्स बैक इन द सेम मीडियम, फॉल करने के बाद वो अपने पहले वाले मीडियम में बाउंस बैक हो गई। दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी थोड़ी समझ आई होगी, लेकिन डायग्राम से मजीद आपको डेफिनेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी। ले जी इसी वर्डिंग को बेटा यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं। देखो हमने 2 मीडियम्स की बात की है ना, तो एक मीडियम हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं बेटे प्लेन मिरर। ये कौन सा है जी? प्लेन मिरर। देखो बिल्कुल इसकी सरफेस क्या है, ऊपर वाली स्मूथ, तो ये प्लेन मिरर है। उसके बाद यहाँ पे सारी क्या है? एयर, तो ये दूसरा मीडियम आ गया। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई एयर वाले मीडियम से एक लाइट की इंसिडेंट रे आई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि ये लाइट की
इंसिडेंट रे है बेटे, ताकि याद रहे ना, इंसिडेंट रे। अच्छा यहां पे ना रे और बीम, क्योंकि आप बीम भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रे और बीम में फर्क पता होना चाहिए। सही है, कोई खास ज्यादा फर्क है नहीं, लेकिन यह है कि थोड़ा बहुत है। रे का मतलब यह है कि जब स्ट्रेट लाइन में, या कह लें कि स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे लाइट ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे ट्रैवल करेगी लाइट, वो आपकी रे कहलाएगी। और फिर यही रे जब बंडल ऑफ रेस की बात करते हैं तो यह बन जाता है बीम, यह कहलाती है बीम। दोबारा सुन लें, रे से मुराद यह है कि जब लाइट स्ट्रेट लाइन में जिस पाथ पे ट्रैवल करे तो यह कहलाएगी रे, और फिर बंडल ऑफ रेज क्या कहलाती हैं, बीम। ये थोड़ा सा फर्क समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं कि भाई यहां पे कौन सा मीडियम है बेटे, एयर। तो एयर वाले मीडियम से एक इंसिडेंट रे आई, किसी खास एंगल पे आई होगी, वो इस दूसरे यानी कि प्लेन मिरर की सरफेस पे आके फॉल हुई यहां पे। अब जैसे ही वो यहां पे आके हिट करेगी, तो हिट करने के बाद हमने देखा कि वो बाउंस बैक हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई इनटू द फर्स्ट मीडियम। भाई जिस मीडियम से आई थी, इस मीडियम की सरफेस पे टकराने के बाद क्या होगी बेटे, बाउंस बैक हो गई इनटू द फर्स्ट मीडियम। फर्स्ट मीडियम कौन सा है भाई, एयर, तो यहां पे भी एयर है। तो दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रे आई जिसे हम कह रहे हैं इंसिडेंट रे, एयर वाले मीडियम से आई किसी दूसरे मीडियम, कौन सा मीडियम है दूसरा, प्लेन मिरर, उसकी सरफेस पे आके इस पॉइंट पे हिट की। अब यहां पे फॉल करने के बाद वो क्या होगी, बाउंस बैक हो गई इनटू द फर्स्ट मीडियम, एयर वाले मीडियम में दोबारा चली गई है वापसी। तो दिस फेनोमिना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है जी। चलें, डेफिनेशन आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब बेटे यहां पे अगली बात नोट कीजिएगा, इसे हम कह देते हैं रिफ्लेक्टेड, ताकि याद रहे, रिफ्लेक्टेड रे। अब बेटे नॉर्मल क्या बला है, प्लेन की, ये जो प्लेन की सरफेस है ना, ये वाली सारी प्लेन की सरफेस पे 90 के एंगल पे जो लाइन आप ड्रॉ करेंगे ना, उसे हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये आपकी प्लेन है, इसके ऊपर ये हमने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, तो यही आपका क्या कहलाएगा, नॉर्मल कहलाएगा। तो नॉर्मल का प्लेन के साथ जो एंगल बनता है वो कितना होता है बेटे, 90। कितना होता है, 90। ये बात आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, इसको नोट कर ले। क्लियर। अब जब ये इंसिडेंट रे आई होगी, तो यहां पे ये नॉर्मल के साथ कोई ना कोई खास एंगल बना रही होगी ना, किसी एंगल पे आई होगी। तो बेटे याद रखिएगा, इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगा ना, उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, ठीक है। उसके बाद बेटे जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई, तो वो भी तो किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हुई होगी ना, तो फिर उसका जो नॉर्मल के साथ एंगल बनता है बेटे, उसे कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल। अब याद रख लें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं कि रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल नहीं है तो फिर आप रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। रिफ्लेक्शन के लिए जरूरी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आप यहां पे देख सकते हो तकरीबन इक्वल है। तो इस तरह से आपके पास ये क्या फिनोमिना कहलाएगा बेटे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब आगे 2 लॉज हैं इसके, उसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, बाकी बातें। अभी फिलहाल आपने सिर्फ डायग्राम से इसको डेफिनेशन को क्लियर कर लिया। ले जी अब अगली बात करते हैं बेटे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, देख लें, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे ओ ए ओ एंड द नॉर्मल। भाई ये ए ओ जिस पॉइंट पे हिट कर रही है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, यहां पे आके लाइट ने हिट किया है, जिसको हम कह रहे हैं ओ। अब ये ए ओ लाइट की रे आई जो इस नॉर्मल के साथ वो एंगल बनाएगी, इसे कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो उसको हम शो कर लेते हैं एंगल ऑफ ए ओ एन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है जी, एंगल बिटवीन द ओ बी एंड द नॉर्मल। समझा दिए बातें, सिर्फ उसको अपनी वर्डिंग में लिखते जाओ। ये ओ बी रिफ्लेक्टेड रे है, तो इसका नॉर्मल के साथ ये वाला जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा आपके पास एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसको आपकी मर्जी है कि ओ बी एन कहो, एन ओ बी कहो, ओ एन बी कहो, भाई बीच में तो यही एंगल है ना, तो उसको आर कह दिया हमने, बस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। क्लियर जी ये बात। चलें, जो कुछ समझ आ रहा है उसको अपनी वर्डिंग में लिखते जाओ, आपका लॉन्ग सेट हो जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग है नहीं,
लेकिन एक बता रहा हूं कि अगर आ जाए तो फिर आप इस तरह से वर्डिंग अपनी बना सकते हो। अगली बात करते हैं जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है और ये एमसीक्यू आता है, द अप्रोचिंग रे ऑफ लाइट इज आल्सो कॉल्ड। जो यहां पे अप्रोचिंग रे है उसको हम क्या नाम देते हैं बेटे, क्या कह सकते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे या इमेजिनरी रे। अब सोच रहे होंगे यार अप्रोचिंग रे से क्या मुराद है? देखो वर्ड पे गौर करो, अप्रोचिंग, अप्रोच कर रही है किसी चीज को, कहीं पे पहुंचने की कोशिश कर रही है, थोड़ी सी फील करे ना। जब तक फील नहीं करेंगे ना फिजिक्स समझ नहीं आएगा। फिजिक्स फील का ही नाम है, ठीक है, फील होना जरूरी है। तो यहां पे डेजों से रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, इमेजिनरी रे, कौन सी ऑप्शन हो सकती है? यहां पे वीडियो को पॉज करें और ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या लगता है। तुक्का ही लगा दो यार, तुक्का लगा दे, कुछ भी नहीं होता, सही है। लेकिन टीचर की बात जरूर माननी है, आंसर देना है। गलत बताओगे तो जब सही का पता चलेगा ना फिर आपको कभी भूलेगा नहीं सही बात। जब आप डायरेक्ट सही को याद करोगे या जहन में रखोगे, तैयार करोगे, पता लगाओगे कि भी सही बात कौन सी है, वो आपको 2 दिन के बाद भूल जाएगी। लेकिन जब आप गलत बताओ, फिर आपकी बात गलत हो जाए और फिर आपको सही का पता चल जाए, वो बात हमेशा याद रहती है। तो इसीलिए गलत बता दिया करें कमेंट के अंदर, ठीक है। तो बेटे अप्रोचिंग जो रे होती है ना उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं, याद रखिएगा। चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद सेकंड एमसीक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहां बच्चे भूल जाते हैं, जो कुछ पढ़ाया है अगर आपको ये जहन में बैठ गया, याद है ना, तो फिर आपका ये एमसीक्यू ठीक हो जाना चाहिए। अब ये एमसीक्यू से मुराद क्या है, देखो मैं समझाता हूं। ये हमारे पास ना एक प्लेन मिरर आ गया, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं कि ये हमारे पास क्या है जी, प्लेन मिरर। अब यहां से एक इंसिडेंट रे आई, यही वाली चीज यहां पे समझें। ये इंसिडेंट रे आई जो आ रही है ना, उसका ये रेड एरो है। तो ये इंसिडेंट रे आई आके इस सरफेस पे हिट करेगी, हिट करने के बाद वो वापसी बाउंस बैक होगी इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो ये रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्टेड को मैंने यहां पे ब्लू कलर के एरो से शो कर दिया है। ये इंसिडेंट रे आ रही है रेड कलर वाली, यहां पे आके हिट करेगी तो बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो ये वापसी रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्शन की ये मैंने एरो शो कर दिया। अब इस सिचुएशन में वो वर्डिंग मेंशन करके पूछेगा कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। ऑप्शन आपके पास हो सकती है यहां पे 0 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री, 180 डिग्री, चीज़ों को समझें। और इसके अलावा बेटे हम कह देते हैं 360 डिग्री, ठीक है, या आप कह सकते हैं इसको 270 डिग्री, कुछ भी हो सकते हो। नन की ऑप्शन भी यहाँ पे हो सकती है, जिस तरह से मर्जी वो एमसीक्यू बना के दे दे ऑप्शंस, लेकिन आपने इस चीज़ को ज़रा समझना है। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। ये इंसिडेंट रे आई यहाँ पे हिट करेगी, हिट करने के बाद वो रिफ्लेक्ट होगी, तो ये रिफ्लेक्टेड का एरो शो कर दिया। अब मुझे बताएं यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, 0 होगा, 90 होगा, 180 होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। वीडियो को पॉज करके ज़रा सोचें, बताएं। अब हो सकता है कि कुछ बच्चे ये कह दें कि सर जी 90 ऑप्शन जो है ना ये बिल्कुल ठीक है। वजह वो देखेंगे कि यार ये ऐसे रे आ रही है और यहाँ पे देखो ये एंगल बन रहा है जी 90 डिग्री, बस फिर ठीक है, यही 90 ऑप्शन ठीक है ना। तो बेटे ये गलत ऑप्शन है, ये नहीं हो सकता। अच्छा, उसके बाद हो सकता है कुछ बच्चे सोचें कि यार ये इधर आ रही है, ये यूं जा रही है, तो इनका आपस में देखो तो 180, तो कहेंगे सर जी 180 है। और भाई ये भी नहीं हो सकता, भूल रहे हैं आप। अच्छा, कुछ और ज़्यादा समझदार बैठे होंगे, वो कहेंगे यार वापसी मुड़ के पता नहीं किधर जाती है, तो 270 लगा दें। कुछ कहेंगे इसमें से हो ही नहीं सकता, पता नहीं अजीब किस्म का एमसीक्यू आ गया है ना। मतलब हर बंदा अपने लिहाज से सोचेगा, लेकिन बेटा याद रखें जो चीज़ आपको समझाई है ना वो नहीं भूलनी कि भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखना किधर है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, और रिफ्लेक्टेड एंगल देखना है नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में। आप तो यहां पे देख रहे हो प्लेन और बीम के बीच में, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले इस मिरर का या इस प्लेन का नॉर्मल ड्रा करो, तो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है ना। तो इसका मतलब पहले आपको एंगल जल्दी से सेलेक्ट नहीं करना, बल्कि आपने इस प्लेन के ऊपर नॉर्मल ड्रा करना है। तो ये प्लेन ऐसे है, ऐसे, तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर लाइन, तो ये परपेंडिकुलर लाइन आ गई। वो प्लेन ऐसे पड़ी है तो नॉर्मल ये आ गया ऊपर वाला परपेंडिकुलर लाइन। यहां पे प्लेन ऐसे पड़ी है देखो, तो नॉर्मल ये होगा, तो नॉर्मल आपका है ये इस तरफ। अब आप देखेंगे
इंसिडेंट एंगल, तो वो होता है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच, तो दोनों लाइनें सेम है, पैरेलल में एंगल क्या होता है 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना होगा 0 डिग्री, ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। इसी तरह से वो अगर पूछ ले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये रे रिफ्लेक्ट हुई है ना, अब इसकी डायरेक्शन भी देखो और नॉर्मल भी इधर ही है, फिर भी दोनों क्या है पैरेलल, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब नॉर्मल भी इसी तरफ है, रिफ्लेक्टेड रे भी इसी तरफ जा रही है, तो यहां पे भी पैरेलल में एंगल 0 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ ले तब भी आप 0 डिग्री की ही ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। तो असल में ये मैंने एमसीक्यू इसीलिए बनाया है ताकि आपको जो चीज़ पढ़ाई गई है ना उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आपको याद हो जाए, उसमें आप इधर उधर ना फिरें, बल्कि आप डटे रहें कि भी जो चीज़ पढ़ी है ना उसके मुताबिक ही अपनी ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। थोड़ा सा डायग्राम को घुमाए और बच्चे घूम जाते हैं, तो आपने घूमना नहीं है, चीते हो। चलें आगे जी, हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो ऑब्जेक्ट्स की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। वैसे ये बात अपना बुक के अंदर नहीं की गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए, यहां पे कहना जरूरी है करना, लुमिनस ऑब्जेक्ट और नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। लुमिनस ऑब्जेक्ट से मुराद ये होगा कि वो ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को एमिट करे। अब उसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं, बेटे सन, भाई सन आपसे तो रोशनी लेके एमिट नहीं कर रहा ना, खुद से रोशनी एमिट कर रहा है, तो ये लुमिनस ऑब्जेक्ट में चला जाएगा। अच्छा, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? जो खुद से लाइट को एमिट ना करें लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करें। बात को समझे, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं? वो ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट को एमिट ना करें बल्कि लाइट को रिफ्लेक्ट जरूर करें। अब उसमें आप एग्जांपल दे सकते हो बेटे, जैसे मून है, ठीक है, और इसके अलावा ह्यूमन बॉडी, यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई आपका बॉडी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लाइट आई आपके पेटू पे फॉल हुई और यहां से क्या रिफ्लेक्ट हो सकती है? सोचें जरा। यस, तो इसका मतलब हम क्या हैं? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। हम खुद से लाइट को एमिट नहीं कर रहे, लेकिन जब लाइट आके हम पे हिट करेगी तो यहां से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो हम लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू के लिए बात नोट कर लें। ले जी, यहां तक कहानी एंड हो गई। नेक्स्ट है जी हमारे पास टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। तो 2 नंबर के लिए शॉर्ट में ये आ सकता है बेटे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेगुलर एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो आप इसी तरह से इसको डिफाइन करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे और ये डेफिनेशन भी लिखेंगे। कहता है द रिफ्लेक्शन बाय द स्मूथ सरफेस इज कॉल्ड रेगुलर रिफ्लेक्शन। कितनी आसान डायग्राम है, तो ये भी तो स्मूथ सरफेस थी, प्लेन मिरर, यही वाले डायग्राम बना के आप इसमें सेट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई है, देखिए ये प्लेन मिरर स्मूथ सरफेस है बिल्कुल बराबर, और यहाँ पे इंसिडेंट रे आई एयर वाले मीडियम से, यहाँ पे फॉल करेंगी, बाउंस बैक हो जाएगी इनटू द फर्स्ट मीडियम, तो रिफ्लेक्शन तो है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या है? इक्वल। देखो अगर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रा करें, ये आ गया नॉर्मल, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, दोनों बराबर, ये आई है ये आर है, बराबर है। इस तरह यहाँ पे अगर आप ड्रॉ करना चाहें नॉर्मल, तो यहाँ पे भी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर। इस तरह यहाँ पे देखना चाहो तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये भी क्या है? बराबर। तो इस तरह से बड़ा खूबसूरत पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। तो ये होगी आपके पास रेगुलर रिफ्लेक्शन, डेफिनेशन और साथ में डायग्राम बनाओगे। ये बात जो उसने की है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए डायरेक्शन का सेम होना या वन डायरेक्शन जरूरी है। देख रहे हो ना, एक ही डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन, इधर से और रेज आप लेके आ जाओ, उनकी भी यही डायरेक्शन होगी, तो डायरेक्शन एक है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इधर आ जाए इरेगुलर रिफ्लेक्शन में, द रिफ्लेक्शन बाय द रफ सरफेस। रफ सरफेस में आप एग्जांपल ले सकते हो पेपर शीट, तो ये हमारे पास सपोज करें, देखें ना ऊपर नीचे रफ सरफेस आ रही है, तो इस पे जब लाइट आएगी फॉल करेगी तो यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो रही है ना, ये देखो लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई। अब यहाँ पे बात नोट करें जरा तवज्जो पूरी से बेटे। अब बच्चों को ये लगता है कि यहाँ पे शायद एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना अक्कर हो रहा है। बेटे ऐसा बिल्कुल भी आपने नहीं कहना, क्योंकि देखो रिफ्लेक्शन तो हुई है, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई, लाइट आई रिफ्लेक्ट कर गई, तो फिर रिफ्लेक्शन के लिए तो यही चीज हमने पढ़ी है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होना चाहिए, तो वो तो हुआ है, यहां पे वो बराबर है। फर्क ये है कि जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई ना, तो अब डायरेक्शन एक जैसी नहीं है, वहां डायरेक्शन एक जैसी थी। देखो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन चेक करना चाहो तो कर सकते हो। ये इतना पीस सिर्फ यहां से देखो, जिस जगह पे आके ये इंसिडेंट रे हिट कर रही है ना, उसको देखो, वो ये वाली जगह क्या आ गई इस तरह की फ्लैट, तो अब यहां पे ये नॉर्मल बन गया परपेंडिकुलर लाइन।
तो अब देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों बराबर तो है। अच्छा इसी तरह यहाँ पे देखो, ये इतना हिस्सा कट कर लो, यहाँ इस हिस्से को बाहर निकाल लो, ये हिस्सा बाहर आ गया। अब यहीं पे नॉर्मल ड्रा करो, तो ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर दो उस पे ऊपर। तो अब देखें इसका मतलब इस हिस्से की अगर मैं बात करूँ जहाँ पे लाइट की रे आके हिट कर रही है, तो नॉर्मल बनेगा ये वाला, ये नॉर्मल आ गया। अब देखें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर तो है। तो ये कभी भी नहीं कहना कि इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल रिफ्लेक्शन डिफरेंट होते हैं, इसीलिए इस तरह का पैटर्न बनता है। ना 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 ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इधर भी बराबर होता है, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है ना। फर्क ये होता है कि भाई इधर डायरेक्शन में चेंज आ गया, डायरेक्शन डिफरेंट है, उधर डायरेक्शन एक जैसी है। इधर देखो इसकी डायरेक्शन ये, इसकी थोड़ी इधर, इसकी इधर, है ना डिफरेंट। तो बस यही पॉइंट बेटे आपने जहन में रखना है। तो कहते हैं where the light scatters in different directions so no clear image is seen। जब डायरेक्शन डिफरेंट होगी जिसकी वजह से आपको इमेज जो है ना वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं दिखेगा। लो जी, रेगुलर और इरेगुलर सरफेस अपना रिफ्लेक्शन को भी आपने डिस्कस कर लिया। आखिरी बात, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन शॉर्ट के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो अगर आए तो आपने 2 लॉज इसके डिस्कस करने हैं, जो कि आप पिछले चैप्टर के अंदर भी डिस्कस करके आ रहे हैं। कि फर्स्ट लॉ बेटे क्या है कि ये 3 चीज़ें एक ही प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं, बस ये पहला लॉ है। तो हम कहेंगे द इंसिडेंट रे, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रे एंड द, या एंड सिर्फ नॉर्मल, एंड नॉर्मल जिसको हमने एन से शो किया हुआ है, ठीक है। नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। देख सकते हो ये हमारे पास एक ही प्लेन के ऊपर तीनों चीजें लाई कर रही हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, तो एक ही प्लेन पे लाई कर रही हैं और करनी चाहिए, यही पहला लॉ है। उसके बाद सेकंड लॉ क्या है बेटे? सेकंड लॉ ये है कि मैं शॉर्टकट यहां पे लिख देता हूं, आप वर्डिंग इसकी देख लें बेशक बुक से, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बराबर होना चाहिए हर हाल में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं तो फिर रिफ्लेक्शन होगी। तो रिफ्लेक्शन के 2 लॉज हैं, जो आपको यहाँ पे फर्स्ट लॉ बताया है वो, और सेकंड लॉ ये आ गया। इसकी वर्डिंग भी आप बना के लिख सकते हो। तो इस तरह से ये टॉपिक आपका कवर हो जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जी इसकी एक एक्टिविटी। नेक्स्ट है जी एक्टिविटी 14.1। अब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं एंड पे बताता हूँ आपको। अब इसको आप घर बैठ के परफॉर्म कर सकते हो। बेसिकली प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की पोजीशन और खसूसियात का मुशाहिदा करने जा रहे हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है इस एक्टिविटी में। तो ये देखें ऑब्जेक्टिव क्या है बेटे? टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द पोजीशन एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की पोजीशन और खसूसियात का मुशाहिदा करने जा रहे हैं। तो अब इसके लिए आपके पास कौन सा मटेरियल होना चाहिए? ठीक है, अपरेटस कह सकते हो। तो उसमें आप बुक देखें ज़रा, पेज नंबर 65 ओपन कर लें। मैं यहाँ से पढ़ता जाऊँगा, समझाता जाऊँगा आपको, बहुत ही आसान है। तो मटेरियल्स नीडेड में आपके पास एक प्लेन मिरर होना चाहिए। तो ये लेट करें, हमारे पास प्लेन मिरर आ गया। उसके बाद है जी एक ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद मेजरिंग टैप, लाइट का सोर्स होना चाहिए, और एक वाइट पेपर। तो ये जो बोर्ड आपको नज़र आ रहा है ना बेटा, ये सारा एरिया ये आपका वाइट पेपर ही है, ठीक है। और अगर आप इसको घर में बैठ के परफॉर्म कर रहे होंगे तो टेबल के ऊपर नीचे एक पेज रखेंगे लाजमी, तो आपके पास पेपर भी होना चाहिए। अब है आगे प्रोसीजर। तो प्रोसीजर कहते हैं तरीक़ाकार। आपको तरीक़ाकार भी आना चाहिए कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखना है, मिरर को कैसे रखना है, वो तरीका यहाँ पे बताएगा। उसके मुताबिक आप अपना ऑपरेटर सेट करते जाओगे। कहते हैं प्लेस द प्लेन मिरर इन एन अपराइट, मतलब वर्टिकली पोजीशन। तो हमारे पास ये प्लेन मिरर है, इसको देखें वर्टिकली अपवर्ड हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया, ठीक है जी। आगे कहते हैं पोजीशन द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन होनी चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट को आप इस मिरर के बिल्कुल फ्रंट पे रखो, इसकी बैक पे ना रखो, इसके फ्रंट पे रखो। तो देख सकते हो हमने फ्रंट पे रख दिया ऑब्जेक्ट को। आगे कहता है इंश्योर, यकीनी बनाओ द ऑब्जेक्ट इज नॉट टॉलर देन द मिरर। कहता है यकीनी बनाओ कि जो ऑब्जेक्ट का साइज़ है ना, ये इस मिरर से बड़ा ना हो। तो आप देख सकते हो ये आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज़ है, ये सिर्फ इतना, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मिरर का साइज़ अच्छा खासा बड़ा है, तो ये बात भी बिल्कुल हमने ठीक साबित कर ली यहाँ पे। उसके बाद आगे कहता है बेटे
शाइन लाइट, अपनी बुक पे देखते जाएं, शाइन लाइट ऑन टू द ऑब्जेक्ट इज सो इट इज क्लियरली विजिबल। अब ये अगर ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख पा रहा तो वो कहता है इसके ऊपर लाइट फॉल करे, जिसकी वजह से आपको क्लियरली दिखेगा। तो फिर यहाँ से लाइट क्या करेगी बेटे, हिट, और यहाँ से फिर मिरर की प्लेन सरफेस पे जाके हिट करेगी, हिट करने के बाद वो क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। आप देख सकते हो, आगे बात करेगा। लुक एट द मिरर एंड ऑब्जर्व द रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कहता है अब आप ना यहाँ से अपनी आंख से इन रिफ्लेक्टेड लाइट की रेस पे ना गौर करें, यानी कि गौर से देखें, ऑब्जर्व करें कि ये लाइट कहाँ से निकल रही है, ये ज़रा वो कहता है ऑब्जर्व करें आप। अच्छा, व्हेन टू रेज रिफ्लेक्ट ऑफ द मिरर एंड रीच द ऑब्जर्वर आई दे अपेयर टू बी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द मिरर। कहता है जब ये लाइट की दो रेज आपकी आंख पे पहुंचेंगी ना और आप गौर करेंगे कि भाई ये कहाँ से निकल रही हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से नहीं आ रही बल्कि इस मिरर की बैक साइड से, पीछे से कहीं से आ रही हैं, आपको ऐसा लगेगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे कहता है बाय यूजिंग अ रूलर एंड द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वी कैन ड्रा द रिफ्लेक्टेड रेज ऑन पेपर। फिर आप क्या करें कि तलाश करें कि ये कहाँ से निकल रही है, तो उसके लिए वो कहता है कि आप एक स्केल उठा के ना, रूलर उठा के आप इसकी बैक साइड पे जहाँ से ये लाइट आपको दिख रही है कि भाई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही है, इन्हीं के बिल्कुल पीछे पेपर के ऊपर इस तरह से डॉटेड लाइन ड्रॉ कर ले। तो ये आपका पेपर है, उसके ऊपर देखें मैंने इसके बैकवर्ड इस तरह से डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब वो आगे कहता है एक्सटेंडेड दीज रिफ्लेक्टर रेज बैकवर्ड विद डॉटेड लाइंस वेयर दे मीट बिहाइंड द मिरर इज द पोजीशन ऑफ द इमेज। अब वो कहता है इस तरह से इनको पीछे ड्रॉ करते जाए, एक वक्त आएगा कि ये दोनों डॉटेड लाइंस पीछे कहीं पे मिलेंगी, जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहां पे आपका इमेज बन रहा होगा। तो हमने बस लेट कर लिया है कि यहाँ पे जाके ये मिल गई है, हालांकि ये मिल नहीं रही, इनको और पीछे ले जाएंगे, ये दोनों जाके इस तरह से मिलेंगी, यानी कि पॉइंट्स ऐसे मिलने चाहिए, एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है, ऐसे मिलना चाहिए। लेकिन आपको सिर्फ यहाँ पे समझाने के लिए दिखा दिया, क्योंकि बोर्ड पे जगह भी नहीं है, बुक पे भी जगह नहीं थी, उन्होंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। बहरहाल आपके जहन में होना चाहिए कि भाई दोनों डॉटेड लाइंस पीछे जाके जिस पॉइंट पे मिलेंगी वहाँ पे इमेज बनेगा। तो हमने लेट कर लिया है कि यहाँ पे बस मिल गई है, तो लिहाजा यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। बात समझ आ रही है बेटे, ये जहन में रखते जाएं। अच्छा जी, आगे कहता है दिस मैथड शोज द विर्चुअल इमेज लोकेशन, जिससे आपको ये जो इमेज की लोकेशन मिली है, ये इमेज कैसा है, विर्चुअल इमेज है, ये रियल में नहीं है। जब मिरर के आगे बनता ना इमेज अगर, तो वो आपका रियल इमेज होता, ये उसकी बैक साइड पे डॉटेड लाइंस को मिलाने से बना है, तो ये आपका विर्चुअल इमेज होगा। कौन सा बेटे, विर्चुअल इमेज। ये बात नोट कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, कि प्लेन मिरर की बैक साइड पे जो इमेज बनता है वो किस तरह का होता है, रियल, विर्चुअल, इरेक्ट, इस तरह से ऑप्शन आ सकती है, तो विर्चुअल इमेज बनेगा। ठीक है जी, चलें आगे आपके पास है जी, देयर आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में जो इमेज बना है उसकी बेटे प्रॉपर्टीज कितनी है, 4। ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन है प्रॉपर्टीज का। तो प्लेन मिरर में बनने वाले इमेज की 4 प्रॉपर्टीज हैं, ये नोट कर लें। यहां से एमसीक्यू भी आ सकता है, शॉर्ट भी आ सकता है, तो अपनी बुक के ऊपर यहां पे मेंशन कर लें एमसीक्यूज एंड शॉर्ट क्वेश्चन, ये लाजमी तैयार करेंगे। अब पहली प्रॉपर्टी क्या है, कहता था इमेज इज इरेक्ट, यानी कि जो कुछ आपको यहाँ पे नजर आया ना उसके बारे में आपने लिखना है, वही आपकी 4 प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। पहली प्रॉपर्टी है द इमेज इज इरेक्ट, मतलब इमेज क्या होगा, बिल्कुल सीधा होगा। जिस तरह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का साइज है ना, देखो बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, तो इमेज भी आपको यहाँ पे सीधा दिखाई देगा, सीधा बनेगा। ठीक है, तो इमेज होगा आपका इरेक्ट। इट अपेयर्स अपराइट जस्ट लाइक द ऑब्जेक्ट, यानी कि जिस तरह का देख रहे हो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ना अपराइट, इसी तरह का यहां पे इमेज बनेगा। क्लियर है, पहली बात ये नोट कर लें कि इमेज कैसा होगा, इरेक्ट एंड अपराइट। अच्छा जी, उसके बाद सेकंड पॉइंट है द इमेज इज ऑफ द सेम साइज द साइज ऑफ द, यहां पे ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए, उधर भी इमेज लिख दिया इधर भी इमेज लिख दिया। इमेज ऑफ द सेम साइज द साइज ऑफ द इमेज इज एग्जैक्टली इक्वल टू द साइज ऑफ द, ठीक है, हाँ ठीक है। तो भाई जो इमेज का साइज है ना वो ऑब्जेक्ट के साइज जितना होना चाहिए, ये बात आपने यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में याद रख लेनी है। और डिस्टेंस जो होना चाहिए वो भी इक्वल होना चाहिए, यानी कि मिरर से इस इमेज तक का ये वाला डिस्टेंस और इस मिरर से ऑब्जेक्ट तक का ये वाला डिस्टेंस, ये मैंने नीचे शो कर रखा है। तो ये DI/D0 के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इमेज का डिस्टेंस इस मिरर से जहाँ पे इमेज बन रहा है वहाँ तक का डिस्टेंस DI, और इस मिरर से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम कह रहे हैं DO। तो ये क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए।
जिससे आपको पता चल जाएगा कि उसका साइज भी क्या होगा, बराबर होगा। जितना इसका साइज है उतना ही इसका साइज है। तो ये आपके पास दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। अच्छा जी, उसके बाद तीसरे नंबर पे कह रहा है इमेज इज लिटरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब यही है, देखो अगर आपके पास ऑब्जेक्ट इस तरह से है ना, तो फिर जो इमेज बनेगा वो इस तरह से होगा, साइज इतना ही रहेगा लेकिन उसका एरो नीचे कर दो इस तरह से, इसको कहते हैं इन्वर्टेड। बात समझ आई? ऑब्जेक्ट का एरो देखो ऊपर है, इमेज जो बनेगा उसका एरो नीचे कर दो, तो ये हो जाएगा इन्वर्टेड। साइज बराबर है लेकिन एरो नीचे कर दो, तो ये होगा इन्वर्टेड का मतलब। क्लियर है यहाँ तक? अब उसकी बुक ने जो मिसाल दी है ना वो इस तरह से दी है कि अगर सपोज करो इमेज है जी डी, अब ये है डी, देखो यहाँ पे इसको हम ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहे हैं। अब इसका देखो डी का जो आगे वाला पेट है वो आगे इस साइड पे है और यहाँ पे मैंने रेड कलर से डॉट लगा दिया है, मतलब डॉट जो है वो राइट साइड पे है डी के। क्लियर? लेकिन जब इमेज बनेगा तो इसी डी का वो फिर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब देखो डॉट राइट साइड पे नहीं है बल्कि लेफ्ट साइड पे आ चुका है, देख रहे हो? तो यही इन्वर्टेड का मतलब वो समझा रहा है। तो आप चाहे इधर से समझें, चाहे ऑब्जेक्ट का एरो इधर लगा लो, इमेज का एरो नीचे लगा लो, तो वो भी ठीक है, जैसे आपको आसानी रहे। क्लियर जी? उसके बाद लास्ट में कहते हैं नंबर 4 पे इमेज इज वर्चुअल। तो वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, अभी रियल इमेज तो नहीं है, ये तो डॉटेड लाइन को मिलाने से इमेज बना है ना। तो डॉटेड लाइन को मिलाने से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज होगा, वो रियल नहीं होगा। और ये बन भी मिरर की बैक साइड पे रहा है तो वो वर्चुअल होगा, हमेशा याद रखिएगा। इट कैन नॉट बी कैप्चर्ड ऑन द स्क्रीन, और इसको आप स्क्रीन पे कभी भी नहीं देख सकते, कैप्चर नहीं कर सकते, बिकॉज क्योंकि इट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर वेयर द लाइट रेज डू नॉट एक्चुअली मीट। यानी कि असल में तो लाइट की रेज इस मिरर की बैक साइड पे नहीं मिल रही ना, वो तो इधर चली गई है रियल में, लेकिन ये हमने डॉटेड लाइंस ड्रॉ करके वर्चुअल इमेज बनाया है, तो इसीलिए आप इसको स्क्रीन पे कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। लो जी, ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारा होगा 14.2 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि बेटे लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।